उपस्थित लोगों को सादर नमन। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे आज नंबर मिलेगा, पर बड़ी खुशी हुई क्योंकि मेरी 3 मित्र आई हुई हैं दूर दूर से, एक बेल गांव से, एक फरीदाबाद से, एक यहीं की हैं। तो वो सब इच्छुक थी कि मेरी कुछ सुने। कहानी का शीर्षक है उड़ती फाइलें कानून की। कहानी ये भी थोड़ी बड़ी है और मैं चाहूँगी सभी ध्यान दें और फिर मुझे इसकी रिव्यू मिले। एक मिनट देखिए, हम निरंतर इस बात को अपने पटल पे साझा करते रहे हैं कि जो कहानी पढ़ाई जाने वाली है वो हमसे साझा कर ली जाए, सुभाष चंद्र जी से, मुझसे और सत्यनारायण शर्मा जी से। क्योंकि ये कह देना कहानी बड़ी है, आपके लिए कहानी बनी कह रहा और आपकी पे कह भी रहा हूँ, ये समग्रता में पूरी बात है। एक बार यहाँ कहानी पढ़ी गई और सूरज जी यहाँ अध्यक्षता कर रहे थे। कहानी पहुँची लगभग 56 मिनट की। यहाँ आदमी और श्रोता थे 56। उन्होंने गुणा करके बताया कि कितने मिनट की टोटल हत्या हुई है इस कहानी को पढ़ने में। तो मेरा आपसे भी निवेदन कि आपको यदि उम्मीद नहीं थी और कहानी लंबी है और अभी चूंकि और भी पढ़ने वाले हैं तो आप पढ़ें बेशक जरूर, लेकिन कहानी से जुड़ना जरूर चाहिए। जी धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत अच्छी सलाह आपने दी है मुझे। नहीं, सबको दी, आपको दी। मैं शुरू करती हूँ। डॉक्टर अजब सिंह चौधरी वलग्राम जिला के नाम के आवाज पर शायद जज साहब का ध्यान न जाता, पर कटघरे में खड़े मुजरिम पर नजर पड़ी तो उनके स्मृति कोश में कुछ खटका सा हुआ। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही उनके मन में शब्द उठे, अरे यह तो वही है। आज भी धूल सा उजला रंग, दाहिने गाल पर मोटा सा मस्सा, पक्का वही है। सोचते हुए उन्हें हंसी आने को थी, पर उनकी कुर्सी ने उन्हें हंसने से रोक दिया, सो सिर्फ मूंछों में ही मुस्कुराकर रह गए। उन्हें ध्यान आया उसके इस मस्से का बालक खूब मजाक बनाते थे और ये भाई खिसियाने की बजाय इसे अपनी सुंदर शक्ल का डिटोना कहता, जो भगवान ने इसलिए लगाया था कि उसके सुंदर चेहरे को नजर ना लगे। उसकी नानी या दादी ने उसे यही कहकर समझाया होगा शायद। उन्हें याद आया मस्से से भी अधिक लड़के इसके कारनामों पर हंसते। सिर्फ अपनी कक्षा के लिए ही नहीं वरन सीनियर जूनियर सभी को मनोरंजन के अच्छे अवसर प्रदान करता था ये चौधरी। जज साहब के अतीत दर्शन पर विराम लगाया। पेशकार ने, सर जमानत केस है, पेपर्स लाओ। सर 5 बज चुके हैं। इसी डॉक्टर का केस है? जी सर। ठीक है, फाइल घर के लिए रखो, कल देखेंगे। जी सर। जज साहब उठ लिए। संगीनधारी अंगरक्षक की सुरक्षा में सीढ़ियां उतर गाड़ी में बैठकर चल दिए। फाइलों का पुलंदा उनके साथ चल रहा था। घर के गेट में घुसते ही उन्हें ध्यान आया उनकी इकलौती बिटिया मनोती का जन्मदिन है आज। केक काटने के लिए बस उन्हीं का इंतज़ार हो रहा था। खुश होने का प्रयत्न करते हुए बिटिया को शुभकामनाएं दी, उसके मित्रों सहेलियों से बतियाए और शीघ्र ही अंदर चले गए। इस जश्न को मनाते थे वे, और घोर उदासी जो आज के दिन उन्हें घेर लेती थी उसके साथ वह और उनकी पत्नी सुरेखा दोनों के लिए झेलनी और छिपानी कठिन हो जाती थी। यह दिन ही ऐसा था। खुशी के साथ साथ एक और बड़ी घटना का गवाह भी था, एक ऐसी घटना जो उन्हें दुख के सागर में डुबो देती थी। अंदर जाने पर सुरेखा ने जबरन मुस्कुराते होठों और उदास आंखों से उनका स्वागत किया। उन्हें मालूम था कि उनके साथ होने से सुरेखा को कुछ सुकून मिलेगा। अतः वे डाइनिंग टेबल पर ही चाय लाने को कहे सुरेखा के साथ बैठ गए। कुछ घर बाहर की बातें करते रहे। चाय का घूंट भरते भरते बोले, तैयार हो जाओ, आज क्लब चलना है ना? हाँ, पर आज तो आप बता रहे थे कि वहाँ कोई सेमिनार है। और ओह ठीक याद दिलाया, वहाँ तो फिर मुझे अकेले ही जाना होगा। सुनो, फिर तुम और मैं कहीं चलते हैं थोड़ी देर के लिए। बच्चे यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, तुम्हारा मन थोड़ा बदल जाएगा। चलो उठो। नहीं, मैं बच्चों को देख रही हूँ, फिर घर में भी कई काम हैं, आप थके आए हैं,
क्लब जाने से पहले थोड़ा आराम कर लें, कहकर सुरेखा निकल गई। जज साहब यानी ब्रह्मदेव मिश्रा हाथ मुंह धो कपड़े बदल स्टडी में पड़े काउच पर ही लेट गए। शाम को वो अक्सर यहीं आराम करते, कानून की किताबों से भरी अलमारियों मेज पर रखी फाइलों के बीच। जब मन करता उठते, किताबों फाइलों में डूब जाते, थक जाने पर बाहर निकलकर थोड़ा घूम भी आते। अतः किसी भी केस का निर्णय वो पक्ष विपक्ष के तर्कों साक्ष्यों की विवेचना किए बिना नहीं देते थे। उम्र में कम पर विद्वता और कानून के ज्ञान में काफ़ी वरिष्ठ थे। वे अपनी विद्वता और न्यायप्रियता दोनों के लिए जाने जाते थे। कानून की खूब पकड़ थी उन्हें। कई महत्वपूर्ण व चर्चित मुकदमों में वो लीक से हटकर फैसले सुना चुके थे। जुडिशरी के अलावा भी उनका अध्ययन काफ़ी गहन था। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत सभी भाषाओं की श्रेष्ठ पुस्तकें उन्होंने पढ़ रखी थी। शरीर तो इस समय आराम की मुद्रा में था, पर दिमाग कटघरे में खड़े डॉक्टर चौधरी के पास पहुंच गया। अजब सिंह और मुजरिम सोचकर कुछ असहज लग रहा था। स्मृतियों की फाइल खुली, साथ ही स्कूली जीवन के पन्ने फड़फड़ाने लगे। साथ के कई लड़के याद आए। कई स्कूली साथी जब तब मिलते भी रहे हैं, पर कभी नहीं मिले, पर आज याद आ गए। दरअसल व्यक्ति विशेष कम याद रहते हैं, मगर उनकी भिन्न सी विलक्षण सी आदतें या कारनामे मस्तिष्क में अटके रह जाते हैं। शायद इस अजब सिंह में भी कुछ ऐसा ही था जो उसे दूसरों से अलग करता था। इसी से आज बिना कोशिश के भी ये झट से याद आ गया। अजब सिंह उनसे 1 या 2 कक्षा पीछे था। बीडी यानी ब्रह्मदेव जी का गांव अजब सिंह के गांव से लगा हुआ था और स्कूल का रास्ता अजब के घर के पास से जाता था। स्कूल एक ही था, सो आते जाते लड़कों के झुंड आपस में मिल ही जाते। घर से स्कूल का कुछ मीलों का रास्ता बतियाते, खेतों पेड़ों से सब्जियां फल तोड़ते, खाते, खुराफात करते पार करना होता था। वहीं सबकी टांग खिंचाई होती थी। हंसने के सबसे ज़्यादा मौके यह अजब सिंह ही देता था। क्या सचमुच ही अजब सिंह हंसी का पुत्र था? खिलौनों के नाम पर जोड़े गए कंचों, टूटे फूटे बैट बल्लों, उजड़ी पुरानी गेंदों को ही पूंजी समझने वाली उम्र में यह सब करना जो वो करता था, क्या हंसने के काम थे? पर लड़कपन की उम्र वह सब कहाँ देख पाती। जब कभी अजब सिंह को सज़ा मिलती, लड़के खूब हंसते और कहते, दूसरे के फटे में टांग अड़ाई, अजूबे ने मुंह की खाई। हाँ, लड़के इसे अजूबा ही कहते। वे इसके कारनामे याद कर ही रहे थे कि सुरेखा ने आकर उन्हें क्लब जाने का ध्यान दिलाया। अतीत से निकलकर बीडी वर्तमान में आए, घड़ी देखी, तैयार हुए और क्लब के लिए निकल पड़े। क्लब में सेमिनार था। लॉ कॉलेज के छात्र व प्रवक्ता, कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता आदि काफ़ी लोग थे। कई महत्वपूर्ण कानूनी बिंदुओं पर चर्चा होनी थी। वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। एक ने प्रश्न रखा, क्या निर्णय करते समय निर्णायक को अपराध के कारण और उसके उद्देश्य का विचार भी रहता है? दूसरा वक्ता तुरंत ही बोल उठा, अपराध तो अपराध है। यदि उद्देश्य अथवा कारण के चलते निर्णय प्रभावित हुआ, तब तो अपराध को रोकना कठिन होगा। महोदय, किसी भी आधार पर अपराध क्षम्य नहीं। कई और वक्ताओं ने भी अपनी बात रखी। यदि कारण, उद्देश्य या किसी भी अन्य आधार पर अपराधी को छोड़ा जाए तो सजा किसके लिए होगी? क्योंकि हर अपराध की कोई ना कोई वजह और कोई ना कोई प्राप्ति तो होती ही है। तब क्या सभी अपराधी कानून को भटकाने की कोई ना कोई रास्ता न निकाल लेंगे? वैसे भी निर्णय निर्लिप्त तथा निष्पक्ष होना चाहिए, किसी कारण या उद्देश्य को अनावश्यक भावनाओं के आधार पर नहीं। बहस रोचक थी। प्रतिभागी प्रभावशाली ढंग से अपना विचार रख रहे थे। भावना और कानून के इस प्रसंग ने बीडी को हिला दिया। वे सोच रहे थे, क्या सच में कानून के नियामक, संरक्षक या न्यायकर्ता भावना शून्य हो जाते हैं? चक्षुओं पर पट्टी धारक न्यायमूर्ति की भांति? उनके केस में तो ऐसा ही हुआ था। उस समय तो कानून और कानून पालक सभी हृदयहीन हो गए थे जैसे। दुख दर्द, जीवन मृत्यु से निरपेक्ष। तभी तो 2 पंक्तियों की आज्ञा प्रदान करने में इतनी देर कि जीवित व्यक्ति जीवन पथ त्याग मृत्यु लोक की यात्रा पर ही चला जाए। अतीत में हिचकोले खाते बीडी को वर्तमान में लाई संयोजक की आवाज़, जो उन्हें समापन भाषण के लिए आमंत्रित कर रहा था। उन्होंने बोलना शुरू किया। न्यायपालिका क्षेत्र में आप सभी का स्वागत है। आशा भी है और विश्वास भी
कि आप सभी सत्य और न्याय की रक्षा कर समाज को अपराध मुक्त बना मानव जाति के उत्थान के लिए ही कार्य करेंगे। आज की चर्चा से स्पष्ट है आप सब कानून के अच्छे जानकार हैं, उचित अनुचित के अंतर से बखूबी वाकिफ हैं। न्यायपालक तो देश काल के कानून और संविधान निर्धारित धाराओं का पालन तो अनिवार्य है ही, हाँ, अपराध के मूल कारण, उसके उद्देश्य, उसकी परिस्थितियां एवं अपराधी की प्रवृत्ति न्यायाधीश को प्रभावित तो कर ही जाती है। कभी कभी कानून निरपेक्ष है, पर निर्णय के समय बुद्धि के साथ संवेदना और विवेचना के साथ कर्म का जुड़ाव यदि हो सके तो निर्बल निर्दोष की यथासंभव रक्षा और शोषक का यथासंभव विरोध हो पाएगा, और तभी संभव है जीवन एवं मानवता का रक्षण। इनका शरण कभी भी कहीं भी किसी भी कानून का ध्येय नहीं होता। सभी को सफल सुखद जीवन की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने अपना वक्तव्य समाप्त किया। आयोजकों को धन्यवाद दे बीडी उठ लिए, पर घर जाने की बजाय वे क्लब में ही रुक गए। जितने संयत वो बाहर थे उतने ही अशांत उनका अंतस हो उठा था। आज उनके बेटे की बरसी भी थी। कानून के उपयोग पर जितनी आसानी से आज चर्चा हुई, क्या कानून के रक्षक पालक उतनी ही आसानी से उनका पालन करते, या कहना चाहिए कर पाते हैं? कानून की जिन भूल भुलैयों, जिन पेचीदगियों का जिक्र आज हुआ, उन्हीं का शिकार तो वे हुए थे। उन्हीं की भेंट तो चढ़ा था उनका लाडला इकलौता बेटा। पहले ही आज उदास थे वे। इस कानूनी विवेचना ने पुनः उस त्रासदी का नवीनीकरण कर दिया। वे सीधे बार में पहुंच गए। संग साथ पार्टी में कभी कभार पी लेते थे, पोंगा पंडित के विशेषण से बचने के लिए, पर आज अकेले ही जरूरत सी लगी। घड़ी देखी, 11 भी नहीं बजे, अगर पौना घंटा रुका जा सकता है, सोचकर वहां बैठ गए। कानूनी प्रक्रिया और कानून पालन के जिस प्रसंग को भूलने के लिए वे यहाँ आए थे, वह सब और स्पष्ट होकर आंखों के सामने नाचने लगा। एक और पैग लिया, गटका और उठ लिए। घर पहुँचते पहुँचते 12 बज ही गए। सुरेखा उन्हें देखते ही उठी तो उन्होंने रोक दिया। नहीं नहीं, रहने दो, मैं अपने कपड़े बदल कर खुद आता हूँ। पर सुरेखा उनको देखते ही बरस उसकी रो पड़ी। अच्छा, मिश्रा जी ने उसे गले से लगा लिया और बोले सांत्वना देते हुए, देखो सुरेखा, जो भाग्य में नहीं था वो चला गया, रोने से तो वापस आने वाला नहीं है। वो जो है उसी में संतोष रखो ना, जिंदगी को सजा मत बनाओ। वे कह रहे थे, सोचो दुर्घटना तो दोनों के साथ घटी थी ना, मगर अगर मन्नत के साथ मनोती को भी कुछ बस। सुरेखा ने अपना हाथ उनके मुंह पर रख दिया और बीच में ही रोक दिया। बोली, उसे देखकर ही तो जीती हूँ, वही तो जीवन का सहारा है। हाँ, अब तो लड़का लड़की सब कुछ वही है, पर हमारा मन तो बेईमान है। जाने क्यों लड़की के मुकाबले लड़के पर अधिक अधिकार समझता है। क्यों हमें मन्नत के बिना ऐसा लगता है कि हम बेसहारा हैं, बुढ़ापे में हमें देखने वाला कोई नहीं। अब दोनों ही कातिल हो उठे और सुरेखा ने कुछ कहना चाहा, पर शब्द रुदन में बदल गए। धीरे धीरे रात का जादू चला और नींद परी ने दोनों को अपने आगोश में ले लिया। सुबह उठे तो रात के दुख की छाया शायद नहीं थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब सुरेखा उठकर चली गई और नहा धोकर सुगंध उड़ाती हुई आई। वो सोच ही रहे थे कि इसको पास बिठा लें, तभी बेटी पॉप्स पॉप्स चिल्लाती हुई आ गई और उन्हें बांह से पकड़ खींचती हुई ड्राइंग रूम में ले गई। पॉप्स देखो, आप टीवी पर आ रहे हो। न्यूज रीडर सुबह के समाचार पढ़ रही थी। गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले डॉक्टर अजब सिंह चौधरी और उनके सर्वसुलभ अस्पताल पर मृतकों के अंग निकालने और बेचने का आरोप है। वे गिरफ्तार किए जा चुके हैं। केस श्री बीडी मिश्रा की अदालत में है। ज्ञात हो कि श्री मिश्रा सख्त, खरे, साथ ही मानवतापूर्ण फैसलों के लिए जाने जाते हैं, वगैरह वगैरह। ये न्यूज़ ट्रेडर्स कुछ नहीं छोड़ते, सब बेच डालते हैं। उनके मुंह से निकला। एक मोटी गाली मुंह तक आई, पर बेटी के कारण बिना किसी प्रतिक्रिया के वे उठ आई। किसी ने सही कहा है, बेटियां देहरी बांधती हैं।
कल से जो डॉक्टर चौधरी पीछे खिसक गया था, अब फाइल और मन दोनों ही में सामने था। आंखें उसकी फाइल के पन्नों पर थीं, पर मन के घोड़े उन्हें अतीत यात्रा पर ले चले। अजब सिंह एक सीधा साधा लड़का था, इतना सीधा कि दूसरे लड़कों को सजा से बचाने के चक्कर में स्वयं सजा पा जाता था। उसके पेन, पुस्तक से लेकर जूते, पुलोवर तक सब लड़कों पर घूमते रहते। लड़के उसका सामान भी लेते और बचिया का ताऊ, भेड़ का फूफा कहकर उसका मजाक भी खूब बनाते। अजूबा तो उसका नाम ही पड़ गया था। याद आया, एक बार तो उसने पूरा बस्ता ही सारी किताबों कापियों सहित एक लड़के को पकड़ा दिया था। छुट्टी के समय जब उसे खाली हाथ देखा तो पूछा, अजूबे तेरा बस्ता कहाँ गया? जवाब दिया उसके साथी ने, दान दे दिया मिश्री दद्दा भोला को। ब्रह्मदेव बड़े होने के नाते छोटों को सिखाना, समझाना, हड़काना अपना हक समझते। पूरा बस्ता दान दे दिया सुनकर चौंक गए। अजूबे को वहां पकड़ झकझोरते हुए बोले, क्यों बे नमूने, क्या सचमुच तूने पूरा बस्ता उस ढेंढले भोला को दे दिया? हकलाता सा अजब सिंह बोला, मिश्री दद्दा वो रो रहा था, कह रहा था वो कल से स्कूल नहीं आएगा, उसके बापू के पास किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो के बच्चे, तूने अपना सारा बस्ता उसे पकड़ा दिया और तू सब सुन कर याद कर लेगा ना? तुझे न किताबों की जरूरत है न कापियों की, तख्ता और लिया देंगे, उनके पास बहुत पैसे हैं, मन ने पता है। तख्ता किताब लाएंगे या नहीं, पर तेरी चमड़ी आज जरूर उधेड़ी जाएगी कर्ण महाराज। नहीं उधेड़ेगी मिश्री दत्ता, मन ने दादी बचा लेगी। कहता हुआ वो अपने घर से पहली गली में ही मुड़ गया, जिससे और सवालों का सामना न करना पड़े। ऐसा था अजब सिंह, बचपन में भी करुणा और उदारता जैसे दुर्लभ गुणों से युक्त। आज क्या सच में अजब सिंह मुजरिम है? सहज ही यकीन नहीं हुआ, पर कौन जाने परिस्थितियों ने कैसा मोड़ लिया हो और उसके जीवन में क्या पता उसके सीधेपन के चलते कितने धोखे उसने खाए हों और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उसका मूल स्वभाव ही बदल गया हो, अंगुलीमाल की तरह। बेटी कॉफी लेकर आई तो बीड़ी की स्मृति श्रृंखला टूटी। कॉफी का सिप लेकर वे डॉक्टर चौधरी की फाइल पढ़ने लगे। वीरपाल, मृतक हरिराम के मौसा ने केस डाला था। हरिराम काफी समय से डॉक्टर चौधरी के यहाँ कार्यरत था। जब वह सड़क दुर्घटना में घायल हुआ तो डॉक्टर चौधरी ने न तो ठीक से उसका इलाज किया और न ही हमें, जो उसके एकमात्र रिश्तेदार और संरक्षक हैं, उन्हें सूचित किया। उसके मरने पर उसकी किडनी और दूसरे अंग निकाल कर किसी मरीज को मोटी रकम लेकर बेच दिए, वगैरह वगैरह। डॉक्टर चौधरी की तरफ से काफ़ी लंबा चौड़ा जवाब नुमा बयान भी साथ था, हरिराम के पूरे विवरण के साथ। माँ बाप दोनों के मृत्युपरांत अनाथ हरिराम को जब इसी मौसा मौसी ने सहारा देने की बजाय मार पीट कर भगा दिया तो वह भटकता हुआ डॉक्टर चौधरी के अस्पताल की पुलिया पर सोता हुआ मिला था। अनाथ निराश्रित उस बालक को डॉक्टर चौधरी के यहाँ शरण मिली। उन्हीं के प्रयत्नों और उन्हीं के खर्चे से उसने कक्षा 10 पास कर नर्सिंग का कोर्स किया। अस्पताल ही उसका घर था और वही उसकी कार्यस्थली भी। इस प्रकार डॉक्टर चौधरी ही उसके पालक, संरक्षक, सभी कुछ थे। उस दिन जब हरिराम को एक ट्रक ने टक्कर मार दी तो अस्पताल के ही ट्रॉमा सेंटर में उसकी चिकित्सा की गई। वीरपाल नाम का कोई रिश्तेदार हरिराम का है, और है तो वो कहाँ है यह किसी की जानकारी में नहीं था। सिर में गंभीर चोट खाया हरिराम डॉक्टरों के अथक प्रयत्नों के बाद भी जब मृत्यु की ओर ही जाने लगा था, तभी अस्पताल में एक ऐसा रोगी आया जिसकी दोनों किडनी खराब थी। उसके जीवन के लिए एक किडनी की सख्त ज़रूरत थी। अब चूंकि डॉक्टर चौधरी ही हरिराम के संरक्षक और अस्पताल ही उसका घर था, तो वहीं के कई डॉक्टरों ने यह निश्चित किया कि हरिराम, जिसकी मृत्यु निश्चित थी, उसकी एक किडनी के प्रत्यारोपण से उस युवक को जीवन दान दिया जाए जो बूढ़े गरीब माँ बाप का इकलौता चिराग और 2 नन्ही बेटियों का पिता, मात्र 27 साल का युवक था। अस्पताल प्रशासन ने इस अंगदान और अंग प्रत्यारोपण के कानूनी पक्ष की जानकारी के लिए प्रशासन के साथ 1-2 ऐसी संस्थाओं से भी संपर्क साधने का प्रयत्न किया जो अंगदान के कार्य में लोगों को प्रोत्साहित करती और अंगदान करवाती हैं। पर लाल फीते से घिरे कार्यालयों में थोड़ी देर लग ही जाती है। हरि की सांसें थम चुकी थीं।
किडनी निकालने और लगाने दोनों में ही शीघ्रता की दरकार थी। पढ़ते ही बीडी मिश्रा को जैसे करंट लगा। यही परमिशन, यही धीमी गति कानूनी फाइलों की, यही तो उनके बेटे की भेंट ले गई। जिन दुखद घटनाओं की स्मृतियों से वो कल से भाग रहे थे, वही उनके मानस पटल पर दुख की काली बदली बनकर छा गई। मन्नत और मनोती, उनके दोनों बच्चों को विद्यालय से लौटते समय घर के पास ही कोई टक्कर मार गया था। मनोती लहूलुहान और मन्नत बेहोश। मनोती को ऊपरी चोटें थीं, पट्टी प्लास्टर से ठीक हो गई, और मन्नत की दोनों किडनी बर्बाद, ठीक फाइल में दर्ज केस की तरह। जल्दी ही एक किडनी उसके जीवन के लिए ज़रूरी थी। माँ पिता दोनों ही किडनी दान करने में असमर्थ। मिश्रा जी दिल के मरीज और सुरेखा गर्भपात और शिशु जन्म के समय कई ऑपरेशंस की सताई हुई। मिश्रा जी मित्रों रिश्तेदारों से संपर्क कर रहे थे और समय तो जैसे वायु वेग से दौड़ रहा था। तभी बिल्ली के भाग से छींका टूटा। अस्पताल में ही ब्रेन ट्यूमर से सताए एक बालक ने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने फौरन ही सब जांच पड़ताल की, जैसे मन्नत के जीवन दान के लिए ही ईश्वर ने उसे भेजा था। लगभग सभी कुछ ऐसे मेल कर गया जैसे वह बालक उसका सहोदर हो। मिश्रा दंपति को आशा बंधी। डॉक्टरों ने भी आनन फानन में सब तैयारी कर ली। बस इंतजार था तो 2 पंक्तियों की कानूनी आज्ञा का, जो अज्ञात अनाथ व्यक्ति के अंगदान से पहले ली जानी आवश्यक होती है। और जब तक वह कानूनी कागज चलकर आ पाता, तब तक मन्नत की सांसें थम चुकी थीं। बड़ी देर कर दी मेहरमा। आज कितने बरस बीत चुके हैं उस घटना को, पर क्या समय उस पर थोड़ी भी धूल डाल पाया है। काश वहाँ भी कोई डॉक्टर चौधरी होता जो कानून से अधिक जिंदगी को तरजीह देता, तो आज उनका बेटा उनके सामने होता। वे अगले पन्ने को पलट लेते। कानूनी पक्ष अभी सद नहीं पाया था। उधर दोनों मरीज चुकने की अवस्था में थे। डॉक्टर अजब सिंह की फाइल चल रही है। देरी डॉक्टरों के सारे प्रयत्नों पर पानी फेर सकती थी। अंततः डॉक्टरों ने एक मत हो किडनी प्रत्यारोपण कर एक युवा को जीवन दान दिया और एक पूरे परिवार को बिखरने से बचा लिया। किडनी प्राप्त करता अभी अस्पताल में ही है। अस्पताल के लगभग सभी बिल उस पर बकाया हैं। अतः किडनी बेचने खरीदने का इल्ज़ाम बेबुनियाद और झूठा है। सभी ज़रूरी कागज पत्र फाइल में लगे थे। अब जज साहब के समक्ष तस्वीर कुछ साफ हुई। यही है वो अजूबा, बिल्कुल यही। छोटा था तो किताब कॉपी दान करता था, ड्रेस के, अपने यूनिफॉर्म के, जूते और कमीज़ें दान करता था। आज बड़ा हुआ तो किसी अनजान गरीब की जान के लिए अपना करियर, अपना जीवन ही दांव पर लगा दिया। अर्दली ज़रूरी फाइल कागज पत्र लेने आया। डॉक्टर चौधरी की फाइल भी उसे दे दी और उठ खड़े हुए, तैयार हुए और चल पड़े। रास्ते में भी उनके दिमाग में यही सब घूमता रहा। वे सोच रहे थे, यदि वादी ने कुछ सबूत जुटाए हों डॉक्टर के खिलाफ, सच्चे या झूठे, तो वे क्या करेंगे? क्योंकि फैसलों का आधार सबूत होते हैं, गवाह होते हैं, भावनात्मक अंदाज नहीं। देखते हैं, अभी तक तो उनकी बुद्धि झूठ के जाल में फंस नहीं पाई है। अदालत में डॉक्टर चौधरी का नंबर जल्दी ही आ गया। क्या ये भी मुझे पहचान रहा है? जज साहब ने सोचा। डॉक्टर चौधरी कटघरे में शांत खड़ा था। यदि पहचानता तो इतना निर्विकार न रह पाता। वैसे भी अब स्कूल वाले मिश्री दद्दा और आज के बीडी मिश्रा काफ़ी अलग हैं। उनके सर का काले घने बालों का मैदान अब सिर्फ सर के चारों ओर एक झालर सरीखा बचा है। ब्राह्मणत्व का ऐलान करती बोधी का तो नामो निशान ही नहीं है। आंखों पर मोटा चश्मा और अभिजात्य वर्ग की जीवन शैली की सौगात, फैलता शरीर और ऊंची तोंद का घेरा, सभी कुछ तो बदला है, कैसे पहचानेगा? पेशकार दिए हुए कागजों की जांच कर रहा था। वे डॉक्टर चौधरी के वकील से ज़रूरी सवाल पूछने लगे। अचानक धड़ाक धड़ाक पटाखे। नहीं, गोली चली। ओह! डॉक्टर चौधरी कटघरे में गिर तड़प रहा था। अदालत में अफरा तफरी मच गई। गार्ड कातिल की तरफ दौड़े। कातिल चिल्ला रहा था, गरीबों के डॉक्टर बने, मेरे बेटा ने तेरो का बिगाड़ो, जो बाकू तेने बाहर पे ही भगा दी नो।
ने देखो ना, तेरे ही काजे बाकी जान गई। मुंह पे तो पहले ही 2 कत्लन को इल्जाम हता है, तो ये मार के कौन मेरी सजा बढ़ जावेगी। पुलिस कातिल को पकड़ चुकी थी, फिर भी चीख पुकार भागम भाग जारी थी। जज साहब तुरंत मंच से कूदे, जितना कूद सकते थे। दौड़ते हुए कटघरे में पहुंचे। डॉक्टर का सिर उठा, उसे संभालते हुए चिल्ला रहे थे, एम्बुलेंस, जल्दी एम्बुलेंस, एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो। सदैव संयमित रहने वाले बीडी मिश्रा विचलित हो उठे थे। वे कातर स्वर में बोले जा रहे थे, मैं हूं तेरे साथ, तू जा नहीं सकता अजूबे, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मिश्री दद्दा, मेरा एक काम आप कर देना, मेरे सभी सलामत ऑर्गन्स देहदान समिति को। वाक्य पूरा किए बिना ही वह बेहोश हो गया। अजब दृश्य था। एम्बुलेंस में जज साहब घायल डॉक्टर चौधरी का सर गोद में लिए बैठे उसे अस्पताल ले जा रहे थे। न्याय कक्ष में खून बिखरा पड़ा था। हक्के बक्के से भयभीत लोग इधर उधर भाग रहे थे और जज साहब की मेज पर रखे कानूनी कागज पत्र फड़फड़ाकर इधर उधर गिर रहे थे।